Hello everyone. Today we are going to discuss the chapter of class 10 control and coordination. तो कैसे हम लोग का पूरा बॉडी जो है किस तरह से कंट्रोल्ड वे में और कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है इस चैप्टर के अंदर वही उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि कभी हम लोग आग को छू लेते हैं तो हमारा हाथ जो है वो फट से दूर हट जाता है क्योंकि हम लोगों को गर्म लगता है और हम लोगों को जलने का डर होता है और इसलिए हम लोग आग से अपना हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। तो ये जो कंट्रोल है हम लोगों का, ये कहाँ से आता है? ब्रेन से आता है। ब्रेन हम लोगों को साइन देता है, एक्चुअली उसको हम लोग नर्वस सिस्टम, पूरे सिस्टम को बोलते हैं। वो साइन देता है कि नहीं नहीं हाथ जल रहा है या तकलीफ हो रही है, तो हम लोग अपना हाथ फटाक से हटा लेते हैं। उसको रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके अलावा चैप्टर 10 में हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे बहुत सारा प्रोसेस, जैसे कि डाइजेशन। तो हम लोग खाना खाते हैं तो मान लीजिए हम लोग कितना खाएंगे कि हमारा पेट भर गया, या फिर रेस्पायरेशन। तो हर प्रोसेस को कोऑर्डिनेटेड वे में किस तरह से करना है, जितना भी लाइफ प्रोसेस है सब कुछ, हर सेल्स या टिश्यू जो है वो हर प्रोसेस लाइफ का जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में, किस तरह से अच्छा से कंट्रोल्ड वे में और कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये दो पार्ट्स में होता है, एक तो आता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोन्स के थ्रू। तो नर्वस सिस्टम में जो भी सिस्टम होता है, जैसे भी हम लोग किसी चीज को टच किए और हम लोगों के माइंड तक वो बात गया और हम लोग फट से हाथ हटा लेते हैं, तो ये जो पूरा रिफ्लेक्स एक्शन है ये सब कुछ जो है वो किस तरह से होता है, हाथ से जो है वो सिग्नल या कोई भी चीज वो हमारे ब्रेन तक पहले जाएगा, तब ना हम लोगों को पता चलेगा कि हाथ को हटा लेना है। ब्रेन जो है वो साइन देता है कि अपना हाथ हटा लो। तो वो कैसे होता है? वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ये जो है पूरा सिस्टम ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। ये जैसे ही हम लोग टच करते हैं एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है और वो माइंड तक जाता है और फिर माइंड हम लोगों को सिग्नल देता है कि नहीं हाथ हटा लेना है। तो इस पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो थोड़ा इलेक्ट्रिक इम्पल्स ये पूरा सिस्टम होता है। पर जहां बात हार्मोन्स का आ जाता है वहां पे केमिकल इम्पल्स के थ्रू पूरा प्रोसेस होता है, जो भी हम लोग अपने बॉडी में करते हैं। जैसे कि हम लोग एक हार्मोन्स का रोल देखें तो जैसे हम लोगों के हाथ में 5 उंगली है वो एकदम अच्छे से अरेंज्ड वे में है, लेकिन वही अगर मान लीजिए कि यहाँ पर से हम लोगों का एक उंगली निकल जाएगा तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो हार्मोन्स ये पूरा रोल अच्छे से करते हैं कि सब कुछ पूरे बॉडी में स्ट्रक्चर कैसे बने, कितने अच्छे से बने। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल जाता है हम लोगों को बॉडी में मिलता है सारा फंक्शन करने के लिए, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू मिलता है। और कौन पहुंचाता है? न्यूरॉन पहुंचाता है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में। पहले अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये जो है ये बहुत फास्ट सिस्टम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है तो उसके थ्रू बहुत फास्ट में होता है। लेकिन ये जो हार्मोन वाला सिस्टम है, केमिकल इम्पल्स जो है ये थोड़ा स्लो होता है। उसके अलावा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें तो किसी तरह का ब्रेन या कोई भी तरह का फंक्शन नहीं होता है, तो प्लांट्स में जो है ये नर्वस सिस्टम नहीं होता है। नर्वस सिस्टम किस में होता है? सिर्फ एनिमल्स में होता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को दोनों पढ़ना है, हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ना है और नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। पर अभी हम लोग सिर्फ नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर वीडियोस में हार्मोन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हार्मोन्स से जो सिग्नल होता है और सारे फंक्शन होते हैं वो दोनों में ही होता है, एनिमल में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में इस वीडियो में जानते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस तरह से ये डिवाइडेड है और कैसे ये फंक्शन करता है। देखिए हम लोगों का जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल से मिलके बना हुआ है। किससे बना है? नर्व सेल से, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यही न्यूरॉन्स है जो कि अगर हम लोग किसी चीज को टच करते हैं तो वो उसका जो सेंसेशन है उसको हम लोगों के ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ब्रेन सिग्नल देता है कि उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को किस तरह से एक्शन करना है। यही न्यूरॉन है, वापस सेल को वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ह्यूमन ब्रेन पे वीडियो बनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आया था, इसलिए अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं? जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे इस ह्यूमन को देख सकते हैं हम लोग, इसका जो ब्रेन है ये सेंटर में, सबका जो ब्रेन है वो सेंटर में रहता है। और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी सेंटर में रहता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो चीजें आती हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ब्रेन
और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इससे बहुत सारा नर्व्स निकला होता है। ठीक है, इससे बहुत सारा नर्व्स निकला होता है, यानी कि वो नर्व्स जो कि पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सेंटर में नहीं है, पेरीफेरल रीजन पे है। ठीक है, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, नर्व्स आता है। ये नर्व्स भी जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो जो नर्व्स ब्रेन से निकलता है उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व, ऐसे नर्व्स जो ब्रेन से निकले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकला होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। तो नर्व दो तरह का होता है, एक तो क्रेनियल नर्व और दूसरा स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स आते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी कि जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, कुछ ब्रेन से निकलते हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। जो ब्रेन से निकलते हैं वो क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं वो स्पाइनल नर्व। और सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है ये फर्दर दो तरह का होता है। पहले को बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ऐसे सिस्टम आते हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एक्शन करते हैं, यानी कि जो एक्शंस हम लोग चेंज कर सकते हैं, दैट कैन बी कंट्रोल्ड, ऐसे एक्शन विच कैन बी कंट्रोल्ड। जैसे कि हम लोग अपना हैंड का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल्ड। ये जो हाथ का मूवमेंट है हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जैसे हम लोगों को कोई एक थप्पड़ मारा तो हम लोगों की मर्जी है कि अपने हाथ से हम लोग वापस उसको थप्पड़ मारते हैं या फिर हम लोग जाने देते हैं, उसको माफ कर देते हैं। तो ये हम लोग अपने मर्जी से अपने कंट्रोल के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट कांट बी कंट्रोल्ड। जैसे कि ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, एक दो सेकंड के लिए हम लोग अपना सांस को रोक सकते हैं या तेज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हमेशा के लिए ब्रीदिंग को रोक करके भी जिंदा रह सकते हैं, या फिर ब्रीदिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। या फिर और सारे एक्शन जैसे हार्ट बीट एंड एवरीथिंग जिसको हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। इसमें होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्शन। वॉल्यूमेट्रिक एक्शन ऐसे एक्शन को बोलते हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है इनवॉल्यूमेट्रिक एक्शन, यानी कि ऐसे एक्शन जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बॉडी जो है प्रोसेस करता है टू एक्सपेंड एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट। अब जैसे हम लोग के पीछे कोई कुत्ता पड़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोर जोर से जल्दी जल्दी भागेंगे, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। तो फाइट एंड फ्लाइट किसके अंदर आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब देखिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर कुत्ता आया हम लोगों को दौड़ा रहा है तो हम लोगों की मर्जी कि हम लोग भागे या ना भागे। तो ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि हम लोग तो कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है, जनरली आपके पीछे कुत्ता पड़ जाएगा तो आप भागेंगे ही भागेंगे। तो ये जो फाइट एंड फ्लाइट का एक्शन है, या फिर आपको गुस्सा आएगा तो आप मारेंगे, तो ये जो फाइट एंड फ्लाइट का एक्शन है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, यानी जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हुआ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें आता है काम्स बॉडी टू कंजर्व एनर्जी, यानी कि इसमें हम लोग अपने बॉडी को काम करते हैं सो दैट हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकें। इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब हम लोग बहुत थक जाते हैं तो रेस्ट तो करते हैं ना, लेकिन उस वक्त भी हम लोगों का दिमाग काम कर रहा होता है, उस वक्त भी हम लोगों के अंदर सिस्टम्स चल रहे होते हैं। तो वो जो सिस्टम हम लोग के रेस्ट एंड डाइजेस्ट के वक्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, नर्वस सिस्टम में दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व, जो ब्रेन से निकला उसको क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकला उसको स्पाइनल नर्व। उसके बाद पेरीफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट में होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्शन विच कैन बी कंट्रोल, जैसे कि हैंड मूवमेंट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है इनवॉल्यूमेट्रिक एक्शन विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि बॉडी प्रोसेस करता है टू एक्सपेंड एनर्जी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो कि हम लोगों की बॉडी को काम करता है सो दैट हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में समझने वाले हैं, ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है।
इसके लिए वीडियो बनाने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट भी आया था, तो अभी हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझते हैं, देखते हैं। देखिए, ये है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन के चारों तरफ होते हैं, एक लेयर होता है प्रेजेंट, उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस जो होता है वो 3 लेयर होता है, और वो तीनों लेयर जो होते हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। उसके अलावा फर्दर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी। खोपड़ी जो होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये जो मेनिंजेस होते हैं ना, इसके बीच में जो होते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है, ये जो है ये फ्लूइड, कहते हैं ना जो दिमाग के अंदर भूसा भरा होता है, तो एक्चुअली में हम लोग के दिमाग के अंदर भूसा नहीं भरा हुआ रहता है, ये फ्लूइड रहता है, यानी कि वाटर टाइप का सब्सटेंस जो हम लोग के ब्रेन को किसी भी तरह का शॉक लगने से बचाता है। जैसे किसी चीज पे अगर हम लोग मार रहे हैं, मान लीजिए स्कल पे हम लोग मारते हैं या किसी तरह से चोट लग जाता है, तो वो ये फ्लूइड जो है वो उसको सेव करता है ब्रेन को किसी तरह का शॉक वगैरह लगने से, ठीक है। उसके बाद जो ये ब्रेन है अंदर में, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो ब्लैक कलर का सब कुछ दिखाया हुआ है ये है फॉर ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? ये है फॉर ब्रेन। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का दिखाए हैं ये है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और फिर ये जो ब्लू कलर का दिखाए हुए हैं वो है हिंड ब्रेन। तो ब्रेन जो है 3 पार्ट में होता है। फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन जो है ये सबसे बड़ा वाला पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये है मिड ब्रेन और ये है हिंड ब्रेन। फर्दर फॉर ब्रेन के अंदर भी कुछ पार्ट्स आते हैं, मिड ब्रेन में भी, हिंड ब्रेन में भी। अभी हम लोग वो सब एक एक करके समझते हैं, तब तक ये सब मिटा देते हैं सो दैट अच्छा स्पेस रहे हम लोग के पास। देखिए, अभी हम लोग इस फॉर ब्रेन के बारे में समझेंगे। ये जो सबसे बड़ा सा एरिया है ना, ये है फॉर ब्रेन। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है ये है फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, करीब करीब 2/3 ऑफ द पार्ट जो है, 2/3 वो फॉर ब्रेन ही होता है ब्रेन के अंदर। फॉर ब्रेन के अंदर आता है सेरेब्रम, ठीक है। उसी तरह मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग फॉर ब्रेन के बारे में देखते हैं। फॉर ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट होता है वो है सेरेब्रम, ठीक है। फिर सेरेब्रम के बारे में अगर कोई पूछे तो वो कहाँ आता है? फॉर ब्रेन का ही पार्ट है। तो हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं, फॉर ब्रेन का या फिर सेरेब्रम का। ये क्या करता है? सारे तरह का वॉल्यूमेट्रिक एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि वो सारे एक्शन जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये और क्या कंट्रोल करता है? इमोशनल बिहेवियर को। हम लोगों का जो इमोशनल बिहेवियर है वो भी सेरेब्रम से ही कंट्रोल होता है। फूड हैबिट्स, ड्रिंकिंग, ईटिंग, जो फिर फूड हंगर्स हम लोगों को होता है ना, वो भी सेरेब्रम के थ्रू ही या फॉर ब्रेन का ही फंक्शन है। इसके अलावा ये फॉर ब्रेन क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हम लोगों का इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे कि मेमोरी, लर्निंग, नॉलेज, ये सब क्या है? इंटेलिजेंस का ही पार्ट है ना हम लोगों का। मेमोरी, लर्निंग, नॉलेज, ये सारा चीज जो है वो कंट्रोल कौन करता है? फॉर ब्रेन। इसके अलावा ये क्या करता है? स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। तो ये 4 फंक्शन हम लोग देखें। सबसे पहले क्या है? ये वॉल्यूमेट्रिक एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि ऐसे सारे एक्शन जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इमोशनल बिहेवियर, फूड हैबिट्स जैसे हंगर सिग्नल, ये सब फॉर ब्रेन का ही फंक्शन है। उसके अलावा सारे इंटेलिजेंस, ये सब भी फॉर ब्रेन का फंक्शन है। और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना भी फॉर ब्रेन का फंक्शन है। ये जो फॉर ब्रेन है ना, इसके अंदर देखिए ये बहुत सारा इनफोल्डिंग्स है, ठीक है। ये इनफोल्डिंग्स जो है ये हर पर्सन में वेरी भी करता है। कोई कोई बहुत जो इंटेलिजेंट इंसान होता है ना, या जिसने अपने ब्रेन को बहुत यूज किया हुआ होता है, जो हमेशा पढ़ाई करता है, कुछ भी क्रिएटिव चीजें करते रहता है, उसके अंदर ये इनफोल्डिंग बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि जो आइंस्टाइन है, उनके दिमाग को जब देखा गया था तो उनके अंदर ये इनफोल्डिंग्स जो थे ये बहुत ज्यादा था। और वैसे भी हम लोगों का जो दिमाग होता है ना, वो बर्थ के टाइम में ही कंप्लीट डेवलप नहीं होता है, वो धीरे धीरे टिल 18 ईयर्स तक डेवलप होता है। तो जो लोग भी अभी 18 ईयर्स से कम है, उनका दिमाग अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। अगर वो अपना पूरा यूटिलाइज करना चाहें, अच्छे से अपने दिमाग को सही जगह पे लगाएं, तो ब्रेन का उनका बेहतर डेवलपमेंट होगा। उसके बाद ये जो ब्रेन है ना, ये 2 हेमीस्फेयर में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। ये जो फॉर ब्रेन है, ये अगर इसको हम लोग ऐसे खोल के देखें तो इस तरह से 2 हेमीस्फेयर में रहता है, ठीक है। एक होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट हेमीस्फेयर ऑफ ब्रेन, और एक होता है राइट हेमीस्फेयर फॉर ब्रेन का। जो लेफ्ट साइड का फॉर ब्रेन होता है ना, वो राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो फॉर ब्रेन होता है राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो फॉर ब्रेन है ये 2 हेमीस्फेयर से मिलकर बना हुआ होता है।
इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से अखरोट की जैसे दिखाई देगा। और इसमें फॉरब्रेन ही कंटेन करता है सेरेब्रम को, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है, करीब करीब 2/3 पार्ट तो फॉरब्रेन ही होता है ब्रेन में। और इसका क्या फंक्शन है, वॉल्यूमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि जो फंक्शन चेंज कर सकते हैं, इमोशनल बिहेवियर, इंटेलिजेंस, स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, हंगर सिग्नल, ये सब फॉरब्रेन का फंक्शन है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का बहुत ज़्यादा फंक्शन बुक में नहीं दिया हुआ है, या फिर इसका जो इसके अंदर क्या क्या आता है वो सब उतना डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है आपके बुक में। मिड ब्रेन के बारे में इतना जान लीजिए कि ये इनवॉल्यूमेट्रिक फंक्शंस करता है, यानी कि ऐसे चीज़ें जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनवॉल्यूमेट्री एक्शन, उसमें ये काम करता है। उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला। तो अभी हम लोग उसके बारे में समझते हैं एक एक करके। अब देखिए हिंड ब्रेन के बारे में देखते हैं। हिंड ब्रेन का मतलब होता है जो हम लोग के ब्रेन में पीछे के साइड में होता है, ठीक है। तो ये जो है ब्लू कलर से दिखाया हुआ ये हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होता है। ये पॉन्स, ये जो ऊपर में थोड़ा सा दिख रहा है ये पॉन्स है। उसके बाद उससे नीचे जो दिख रहा है यहाँ तक, ये जो है ये मेडुला है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है लीफ के तरह, ये है सेरेबेलम, ठीक है। तो हिंड ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ से नीचे जो जाता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो तीनों का फंक्शन हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या काम होता है, ये कंट्रोल करता है पोस्चर को, हम लोगों का ओरिएंटेशन को, और इक्विलिब्रियम हमारे बॉडी का मेंटेन करता है। तो जैसे हम लोग साइकिल वगैरह चलाते हैं तो उसमें कितना बैलेंस का जरूरत होता है, या ऐसे ये पेन रखा है इसको भी पकड़ने के लिए बैलेंस का जरूरत है। अगर हम लोग का हाथ कांपते रहेगा तो कैसे पेन को पकड़ेंगे। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, इसको मेंटेन कौन करता है, सेरेबेलम। ओरिएंटेशन हमारे बॉडी का, पोस्चर, हम लोग स्ट्रेट रहते खड़े रहते हैं और जो भी पोस्चर है वो सब सेरेबेलम मेंटेन करता है। ज्यादातर ये वॉल्यूमेट्रिक एक्शन को मेंटेन करता है, यानी कि जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया सेरेबेलम का फंक्शन। उसके बाद आता है मेडुला। मेडुला का फंक्शन देखते हैं। मेडुला क्या करता है, इनवॉल्यूमेट्रिक एक्शन को देखता है, यानी कि जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग का आना, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब किसके अंदर आता है, मेडुला के अंदर आता है। उसके बाद आता है पॉन्स। पॉन्स का फंक्शन देखते हैं। पॉन्स भी जो है इनवॉल्यूमेट्रिक एक्शन को देखता है। इसका एक एग्जांपल है रेस्पिरेटरी सेंटर। जो भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीज है उसको कौन देखता है, पॉन्स देखता है। तो इस तरह से हम लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर को समझ लिए, उसका फंक्शन को समझ लिए। ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, 3 पार्ट में है, फॉरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फॉरब्रेन ये बड़ा वाला एरिया है, हिंड ब्रेन भी 1/3 करीब करीब। सेकेंड लार्जेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो हिंड ब्रेन होता है। मेडुला, मिड ब्रेन जो है ये छोटा सा है। और ये हिंड फॉरब्रेन के अंदर क्या आता है, सेरेब्रम। उसके बाद इसके अंदर हिंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट है, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम, ठीक है। एक बार पूरा हम लोग नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर में प्रेजेंट हो, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर में ना प्रेजेंट हो, पेरीफेरी पे प्रेजेंट हो। इसके अंदर नर्व्स आते हैं। जो नर्व्स ब्रेन से अराइजेस होते हैं उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइजेस होता है उसको स्पैनियल नर्व बोलते हैं। ये जो नर्व्स होते हैं ना वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। एक नर्व जो कि हम लोगों के इंफॉर्मेशन को हमारे सेल से या स्किन से जो है वो ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। और दूसरा नर्व क्या होता है जो ब्रेन से वापस स्किन तक पहुंचाता है या सेल्स तक पहुंचाता है और रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलता है। तो ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। ये किस तरह से होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जब पढ़ेंगे तब, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, ठीक है। अभी इतना जान लीजिए कि ये जो नर्व्स होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल नर्व जो होता है जो कि ब्रेन से अराइजेस होता है वो करीब करीब 12 पेयर पाया जाता है, 12 पेयर्स पाए जाते हैं। और जो स्पाइनल नर्व होते हैं वो 31 पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वॉल्यूमेट्रिक एक्शन आते हैं जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों का हैंड मूवमेंट। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ऐसे चीजें जो हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रीदिंग। फिर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें जो है हमारे बॉडी को एनर्जी यूज करना पड़ता है, एनर्जी का खर्च करना पड़ता है, उसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। इसमें फाइट और फ्लाइट आता है। और जैसे कि कोई कुत्ता दौड़ा दिया या कुछ भी कर दिया तो हम लोग तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब थक जाते हैं तो हम लोग आराम करते हैं, तो इस टाइम हम लोग का बॉडी जो होता है एनर्जी को काम करता है, बचाता है, सेव करता है।
फिर ये जो ब्रेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है, फिर मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन के अंदर आता है सेरेब्रम, मिड ब्रेन के अंदर पार्ट डिवाइडेड नहीं है, हिंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला। सेरेब्रम क्या करता है, ये सारा जो हम लोगों का वॉल्यूमेट्रिक एक्शन है, वॉल्यूमेट्रिक एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हम लोगों का इमोशनल बिहेवियर, फूड हैबिट्स, ये सब कुछ जो हम लोगों का इंटेलिजेंस है, ये सब किसके अंदर आता है, सेरेब्रम के अंदर आता है। उसके बाद हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होता है, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला। ठीक है, पॉन्स जो होता है वो रेस्पिरेशन देखता है, मेडुला रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है, फिर ये वोमिटिंग वगैरह पे भी का जो फंक्शन है वो मेडुला ही फंक्शन करता है। और सेरेबेलम होता है, ये इक्विलिब्रियम हम लोगों के बॉडी का मेंटेन करता है, ये रेगुलेट करता है सेरेब्रम के फंक्शन को। अब जैसे ये जो भी चीज हम लोग फंक्शन सेरेब्रम करता है ना, ये उसको रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है वॉल्यूमेट्रिक एक्शन को। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, हम लोगों का ओरिएंटेशन आता है, पोस्चर आता है, इक्विलिब्रियम जो हम लोग का बॉडी का है वो आता है। तो ये पूरा हम लोग ब्रेन के बारे में समझ लिए हैं और नर्वस सिस्टम के बारे में समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझेंगे, कैसे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में कौन मदद करता है, न्यूरॉन्स मदद करता है। और हम लोग का पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व सेल से बना है, यानी कि न्यूरॉन्स से बना है। तो न्यूरॉन्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे न्यूरॉन्स जो है वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेता है, रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, रिसेप्टर को समझेंगे, रिसेप्टर के डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे, न्यूरॉन्स को समझेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन को डिटेल्स में समझेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल्स में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उसके बाद फर्दर हम लोग हार्मोन्स के बारे में समझेंगे कि हार्मोन्स कैसे हम लोग के बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को मदद करता है, जिसको इंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में वो सब। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।